नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बृजभूषण शरण की आज सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह। यौन उत्पीड़न मामले में आज होगी सुनवाई। बृजभूषण ने आगे की जांच की मांग, आगे की जांच के लिए दायर किया आवेदन। यौन शोषण मामले में अहम सुनवाई आज। बृजभूषण ने आगे की जांच की मांग, आगे की जांच के लिए दायर किया आवेदन। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह। तो बृजभूषण की केस पर आज अहम सुनवाई। बृजभूषण शरण सिंह ने आगे की सुनवाई के लिए की है अपील। पहलवानों के यौन उत्पीड़न को लेकर जिस तरह से केस चल रहा है, बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कैसरगंज सीट पर उत्तर प्रदेश में अभी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में लंबे समय से ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बृजभूषण शरण सिंह का आज आने वाला फैसला, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में अहम भूमिका निभा सकता है। देखना ही होगा कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज किस तरह से सुनवाई होती है और क्या कुछ इस केस में अपडेट निकलकर सामने आता है। यौन उत्पीड़न मामले में आज होनी है सुनवाई। बृजभूषण ने आगे की जांच की मांग आगे बढ़ाने के लिए की अपील। उन्नीस अप्रैल से लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आगाज हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन 2 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। कैसरगंज की सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज के फैसले के इंतजार के चलते ही इस सीट को होल्ड पर रखा गया था। देखना ही होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज जब इस मामले पर सुनवाई होती है तो क्या कुछ अपडेट, किस तरह से केस आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर बृजभूषण शरण सिंह ने भी केस को जल्दी खत्म करने के लिए आगे की जांच के लिए दायर किया है आवेदन। इस पूरे मामले में आज कोर्ट के द्वारा फैसला सामने आएगा। सुनवाई के साथ ही साथ कोर्ट इस मामले में भी फैसला सुनाएगा कि बृजभूषण ने जो अपील की है उस पर आगे कार्रवाई होनी है या नहीं। यौन शोषण मामले में फैसले की घड़ी आई सामने। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरह से बृजभूषण के केस में आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? प्रिय बता दें, जिस तरह से लगातार बृजभूषण शरण को लगातार जिस तरह से जो पहलवान को लेकर केस लगाया गया उसको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई है। और लगातार कहीं न कहीं का कहना है कि मेरे तो ऊपर अगर आरोप है तो मुझे जल्दी से जल्द इस पर सजा दी जाए, क्योंकि लगातार वो हर तारीख पर पेश होते हैं, कोर्ट जजेस वो मौजूद होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो छानबीन है, जो जांच की जा रही है, वो कहीं देरी की है। उनका भी कहना है कि जल्दी से इसको सुनवाई की जाए, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है। क्योंकि जिस सीट पर वो खड़े होते हैं वो सीट अभी तक घोषित नहीं की आखिरकार उस सीट पर कौन खड़ा हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार भी इस पर निगाह बना हुआ है कि आखिरकार जिस तरह से बृजभूषण शरण के खिलाफ जो केस दायर किया है उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, उसकी जांच भी की जा रही है। लेकिन आज कोर्ट क्या फैसला देता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि बृजभूषण शरण पहले ही कहा था मुझे जल्द से यानी 4 दिन की सुनवाई के लिए आगे की डेट मांगाई थी लगातार की। उनके वकील का भी कहना है कि जल्द से जल्द जो केस लगाए वो बेबुनियाद है, लगातार कहीं ना कहीं निरूपण। लेकिन पहलवानों को लेकर भी ये कहा गया कि जिससे उत्पीड़न का केस लगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हर संभव हर चीज में सहयोग करने को तैयार हूँ, लेकिन उधर से अभी कोई भी ऐसा जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो फैसला होगा वो किसके हक में जाता है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने जांच को आगे बढ़ाने को लेकर अपील भी की है, उस मामले में भी क्या कुछ अपडेट निकलकर आज सामने आ सकता है? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव का नजदीक तय हुआ, क्योंकि अभी संकट में है। जिस तरह से उनकी जो सीट कंफर्म नहीं हो पा रही है और ये भी प्रयास लगाया गया अगर सीट जाती है कि कोर्ट से अभी उनको दोषी नहीं ठहराया गया है, न ही ऐसी कार्रवाई की। लेकिन
उससे पहलवानों ने जिस आरोप लगाए थे उसको लेकर भी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद ये सुनवाई की जाए ताकि चुनाव लड़ा जा सके या फिर उसको किया जाए। तो अब देखना ये होगा, अगर आज ऐसा होता है तो हो सकता है कि 4 मई जून के बाद जो होगा आगे डेट होगी, उससे लंबी डेट मांगी जाएगी ताकि आगे सुनवाई की जाए, बीच में जो चुनाव है उसको लड़ा जा सके। जी बिल्कुल। अजय, समय की बात की जाए तो कोर्ट में क्या कुछ समय निर्धारित है ब्रजभूषण के केस की सुनवाई को लेकर? बिल्कुल पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। और देखना यही होगा कि अब जो जज के सामने पेश है, जो पुलिस ने और हाईकोर्ट से एफआईआर की गई थी उसमें सुनवाई क्या होगी, उसमें क्या अभी तक पुलिस ने तथ्य इकट्ठे किए हैं और क्या चार्जशीट तैयार की गई है उसको लेकर पेश किया जाएगा। उसके आधार पर ही ब्रजभूषण शरण को क्या राहत मिलेगी या फिर अगली को डेट मिलेगी। अब जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से कैसरगंज की सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी उसे होल्ड पर रखा गया है, क्या ये माना जा सकता है कि आज का अगर फैसला आता है तो सीट ब्रजभूषण शरण सिंह की कंफर्म हो सकती है? देखिए, जो कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद ही कुछ होगा, लेकिन अभी तक वो सीट कंफर्म नहीं हो पाई किसी के नाम पर भी, क्योंकि ऐसी सीट रखी गई कि प्रयास ये है कि अगर उनको सीट दी जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की भी स्थिति खराब होगी, क्योंकि दोषियों के नाम को लेकर के जैसे विपक्ष लगातार आवाज उठाता आ रहा है, वहीं पहलवानों ने आवाज उठाई थी कि ऐसे जो नेता हैं राजनीति में बीजेपी में रहते हैं उनको टिकट दिया जाता है। इसलिए वो सीट अभी तक जब रखी गई है कि अगर कोई फैसला आता है, अगर ब्रजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है तो वो सीट हो सकता है उनको दी जाए या उनके किसी परिवार को भी दी जा सकती है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की यज्ञशाला में हनुमत प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर महायज्ञ की शुरुआत की है, जहां आज सीएम योगी कई दौरे भी करने वाले हैं। निकलने से पहले सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूजा पाठ की ये तस्वीरें हैं। आज हनुमत प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर महायज्ञ का आयोजन किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ शहर का करेंगे दौरा। 12:30 पर बुलंदशहर के झाझर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगे हुए हैं। ऐसे में आज मेरठ के सिसौली गांव में रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। बुलंदशहर के झाझर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए मांगेंगे वोट। हापुड़ के रामलीला मैदान में होगी सीएम योगी की चुनावी जनसभा। अतुल गर्ग के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मेरठ के सिसौली गांव से लेकर बुलंदशहर के झाझर गांव भी पहुंचेंगे। अतुल गर्ग और अरुण गोविल के समर्थन में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ शहर का करेंगे दौरा। 19 अप्रैल से पहले चरण के चुनाव की शुरुआत हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों में जिस तरह से ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम काफी दिनों से एक दिन में 3 से 4 जिलों का चल रहा है। अलग अलग शहरों में पहुंचकर लोगों के बीच पहुंचकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार चुनाव घोषणा के समय से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम अनवरत जारी है। ऐसे में आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ शहर का करेंगे दौरा। 12:30 बजे बुलंदशहर की झाझर पहुंचेंगे। अतुल गर्ग और मेरठ के अरुण गोविल के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगे वोट। तो 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में अलग अलग शहरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार लगातार जारी रखे हुए हैं। एक दिन में कई शहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कवर करते हुए नजर आ रहे हैं और लंबे समय से सिलसिला चला आ रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरठ,
बुलंदशहर और हापुड़ के दौरे पर आज मुख्यमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित, रैली का भी बनेंगे हिस्सा। तो 12:30 बजे बुलंदशहर के झांझर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेरठ के सिसौली गांव में रैली को करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी 3 अलग अलग शहरों के दौरे पर रहेंगे, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या अपडेट आपके पास है? जी रमन, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी, आवाज आ रही है। हेलो जी, जिस तरह से 3 जगहों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? हाँ बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से पहले चरण का जो मतदान है कल से होना है, ऐसे में पूरी ताकत जो है, चाहे भाजपा, सपा, जितने भी दल हैं, सबने दूसरे चरण की सीटों पर झोंक दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आज मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। तीनों जगहों पर वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और भाजपा को जिताने की अपील करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार, जब से अधिसूचना लागू हुई है तब से भी कई बार इससे पहले भी मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ का दौरा कर चुके हैं, वहां पर रैली और या तो फिर प्रबुद्ध जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाना ये चुनाव से पहले अंतिम बार माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जाकर वहां पे जनता को भाजपा के फेवर में वोट देने के लिए कन्विंस करेंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अंतिम बार माना जा रहा है, लेकिन चुनाव की तारीख नजदीक आते आते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहा है इस चुनाव से पहले। बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा हमेशा ही चुनाव लड़ती है, लेकिन अधिसूचना लागू होने के बाद में 2024 लोकसभा चुनाव की, उसके बाद में प्रचार प्रसार जो है भाजपा का तेज हो गया, चाहे सरकार स्तर पर हो और चाहे संगठन स्तर पर हो। दोनों के संगठन के पदाधिकारी लगातार जमीन से लेकर बड़ी बड़ी रैलियां, उनका मैनेजमेंट सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे में अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है, जिन जिन सीटों पर चुनाव नजदीक आ रहा है वहां पर तैयारियां जो हैं वो प्लान तरीके से हो रही हैं कि किस तरीके से किस स्तर का नेता जमीन स्तर, बूथ स्तर को मैनेज करेगा, कौन जिला स्तर मैनेज करेगा, कौन विधानसभा स्तर के नेताओं को मैनेज करेगा। ऐसे में जो भाजपा की तैयारी है वो सबसे बड़ी तैयारी मानी जाती है। और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से प्रचार प्रसार किए हैं लगातार पिछले 2 महीने से, 1.5 महीने से, वह लगातार हर दिन 2 जिले 3 जिले वहां का दौरा करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भाजपा की जो तैयारी है वो बहुत ही तगड़ी है। जी बिल्कुल, तो तैयारी बेहद खास हो चली है, 1 दिन का समय बचा हुआ है। जिस तरह से लगातार तमाम दलों की भी आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रचार प्रसार सभी की तरफ से जोरदार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कल जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, क्या कुछ जनता में उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जनता के अंदर उत्साह है क्योंकि 5 साल बाद उसे लोकसभा चुनाव में वोट देने का मौका मिला है। इस बार फिर उसके पास, क्योंकि मतदान जो है वो ही लोकतंत्र की ताकत माना जाता है, जनता की ताकत मानी जाती है। यही वो समय होता है जब एक, चाहे गरीब मजदूर हो, चाहे कोई कामगार हो, चाहे कोई मिस्त्री हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई बड़ा कलाकार हो, सबकी जो ताकत होती है, वो वोट की कीमत जो होती है वो एक ही होती है, बराबर होती है। ऐसे में आम लोगों के अंदर जो है चुनाव को लेकर काफी उत्साह हमेशा रहता है और इस बार भी उत्साह उनके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज के दिन उनको उनकी ताकत, उनका सम्मान, उनका अधिकार जो उन्हें मिलना चाहिए वो उनको उनका वोट दिला सकता है और वो वोट देकर कहीं ना कहीं उसे पाने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल रमन, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी प्रत्याशी को पार्टी से किया गया निष्कासित। प्रत्याशी राकेश कुशवाहा पर लगा अनुशासनहीनता का आरोप। पार्टी से निष्कासित करते हुए भी टिकट भी कटा। बीएसपी जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों में किया गया बदलाव। जिलाध्यक्ष बीके गौतम ने लेटर जारी कर दी जानकारी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी और
जानकारी निकल के सामने आ रही है। हाईकोर्ट से सुनवाई के दौरान बेगुनाही के नहीं मिले हैं सबूत। हाईकोर्ट से इस वक्त की अहम जानकारी, अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से किया गया इनकार। संदीप के खिलाफ आगरा के एतमदुल्ला थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। 19 फरवरी से जेल की सलाखों के पीछे है याची संदीप। प्रयागराज से इस समय की अहम जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सिपाही भर्ती मामले में फर्जी अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से झटका। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने फर्जी अभ्यर्थी की जमानत याचिका की खारिज। याची ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान बेगुनाही के नहीं मिले सबूत। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से किया गया इनकार। तो वहीं संदीप के खिलाफ आगरा के एतमदुल्ला थाने में दर्ज है मुकदमा। 19 फरवरी से जेल की सलाखों के पीछे है याची संदीप। सिपाही भर्ती मामले में अहम अपडेट, फर्जी अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से झटका। खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की लगाई थी गुहार, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेगुनाही के सबूत न मिलने पर याचिका को किया खारिज। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से किया गया इनकार। तो उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती मामले में जिस तरह से परीक्षा को रद्द किया गया था और उसके बाद एक पूरे गिरोह में कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, ऐसे में याची संदीप ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की बात की थी। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, इस पूरे मामले में जिस तरह से संदीप के द्वारा याचिका जमानत की लगाई गई थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर संदीप पर जिस तरह से आरोप लगा था एक भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर बैठने का इस पर आरोप लगा था, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि इसने कोर्ट में जो अपनी याचिका में अपील की थी वो ये किया था कि वो संदीप है और वो दूसरे स्थान पर किसी पर नहीं बैठा था, उसका खुद का नाम भी संदीप है, लेकिन जो उसके आधार कार्ड है उसमें नाम में डिफरेंस था और जो उसके साथ हैं वो जिस तरह से उसने पेश किए थे वो इस बात के सबूत नहीं थे कि वो जो कह रहा वो सही है, और इसी वजह से कोर्ट ने उसको कोई रियायत नहीं दी और बाकायदा जो उसकी जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया है। जो सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक गंभीर अपराध था, तमाम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला अपराध था। इस तरह से ऐसे में इस तरह के अपराध करने वाले के साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। इस तरह के बातें कोर्ट में कही गई, जिसके बाद कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद फिलहाल इसको कोई राहत नहीं दी और इसकी जो याचिका है वो खारिज कर दी। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से ये चर्चित परीक्षा हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो परीक्षा की स्थिति है उस पर सेंधमारी की गई थी और ये गलत तरीके से परीक्षा में शामिल हुआ था, इस तरह का आरोप था। और उसी के बाद इसकी आगरा में गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद ये तब से जेल में है और अब इसने राहत पाने की कोशिश की थी कोर्ट के जरिए से, इसने अपील की थी, याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट में जो सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील हैं उनकी तरफ से जिस तरह से गंभीर आरोप लगाया गया और कोर्ट को जो तथ्य सामने रखे हैं उसके आधार पर फिलहाल कोर्ट ने इसकी बात नहीं मानी, इसे राहत नहीं मिली है। हालांकि इसने अपने को बेगुनाह बताने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में जो साक्ष्य थे जिस आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया था उसमें कहीं ना कहीं इसको गंभीर माना और इस याचिका को नहीं माना। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बेगुनाह नहीं माना गया और याचिका को खारिज किया गया है, आगे क्या कुछ संदीप की तरफ से निकल कर सामने आ रहा है, उनके वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, वो कहीं ना कहीं फिलहाल जेल में है। तब से 19 तारीख से कोर्ट में उसके वकील की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि उसे बेल मिले, जेल से बाहर आए, लेकिन जो चीजें उसने कोर्ट में पेश की जिस आधार पर उसने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की वो साबित नहीं कर सका, क्योंकि जो सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील में उस पर जो आरोप लगे थे, जिस आरोप के तहत वो गिरफ्तार किया गया था, जी उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा ही माना। जी शोएब, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और इसके बाद झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी प्रत्याशी को पार्टी से किया गया निष्कासित। प्रत्याशी राकेश कुशवाहा पर लगा अनुशासनहीनता का आरोप। पार्टी से निष्कासित करते हुए टिकट भी काटा गया। बीएसपी जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों में किया गया है बदलाव। जिलाध्यक्ष बीके गौतम ने लेटर जारी कर दी जानकारी। तो बसपा प्रत्याशी को पार्टी से किया गया निष्कासित।
इस पूरे मामले में लेटर जारी कर ये जानकारी दी गई है। लेटर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जिलाध्यक्ष बीके गौतम ने लेटर जारी कर दी है जानकारी। प्रत्याशी राकेश कुशवाहा पर लगा अनुशासनहीनता का आरोप, पार्टी से निष्कासित करने के साथ टिकट भी कटा। और उसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला। इंडी गठबंधन ने सनातन धर्म पर चोट की है। ब्रजेश पाठक का यह बयान सामने आया। रामलला के मंदिर में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े, इनकी छाती पर सांप लौट गया। इन्होंने सनातन धर्म मानने वालों को ढोंगी करार दिया। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला। इंडी गठबंधन पर आया है कड़ा बयान। इंडिया गठबंधन ने सनातन धर्म पर चोट की है। ब्रजेश पाठक का यह बयान सामने आया है। रामलला के मंदिर में करोड़ों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु, ऐसे लोगों का हुक्का पानी होना चाहिए बंद। साथ ही साथ आरोप भी लगाते हुए नजर आए हैं। ये नजारा देखकर विपक्ष की छाती पर सांप लौट गया। सनातन धर्म मानने वालों को ढोंगी करार दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। खासकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिस ढंग से सनातन धर्म पर चोट की है उसकी मैं कटु निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और ये वही लोग हैं जो लोग सनातन धर्म की प्रभु रामलला के मंदिर में जिस ढंग से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं, इनकी छाती पर सांप लौट गया है और ये घबराए हुए हैं और घबरा करके लगातार सनातन धर्म पर, उनके मानने वालों पर लगातार चोट कर रहे हैं। दक्षिण से जब भी सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठी, उत्तर प्रदेश से उठी या किसी देश के किसी कोने से उठी, इन लोगों ने एक बार भी सनातन धर्म के पक्ष में स्टैंड नहीं लिया है। एटा में भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 मासूम समेत 4 की मौत। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 4 की मौत, 4 लोग हुए घायल। तो एटा में भीषण सड़क हादसे की खबरें सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद 4 की मौत, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। तेज रफ्तार कार की चपेट में 4 की मौत, 4 घायल। 2 मासूम समेत 4 की मौके पर मौत। और अगली खबर रायबरेली से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तभी स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के घंटा घर स्थित बंदूक वाली गली की बताई जा रही है। और उसके बाद अगली खबर रायबरेली से है, जहां सवारियों से भरी वैन में अचानक आग लग गई। तभी वैन में सवार लगभग 1 दर्जन लोगों ने वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वही घटना सलोन कोतवाली इलाके के उमरी गांव के पास की बताई जा रही है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में बिजली घर के पास अचानक भीषण आग लग गई, जहां आग लगने के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तभी लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।